दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जंक्शन धान मंडी में सरसों व चना की सरकारी खरीद शुरू। सरसों का सरकारी रेट 4425 और चना 4875 निर्धारित। कोरोना का आतंक, बिना बैंड और रिश्तेदारों की हुई शादियां। गंगानगर से गोरखपुर के लिए निकले 16 मजदूरों को हनुमानगढ़ पुलिस ने रोका। कोहला जांगी धर्मशाला में रहने खाने का किया प्रबंध। राशन किट वितरण में देरी से जरूरतमंद परेशान, आयुक्त से मिले पार्षद। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन धान मंडी में सरसों व चना की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई। राजफेड के नियमानुसार एक किसान से 40 क्विंटल सरसों की खरीद की जाएगी। इसके लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सरसों का सरकारी रेट 4425 रुपए प्रति क्विंटल और चना का 4875 रुपए के हिसाब से खरीद की जाएगी। जंक्शन धान मंडी में सरसों व चना की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। जंक्शन मंडी में स्वीकृत केंद्र पर आज खरीद की गई। राजफेड की ओर से एक किसान से 40 क्विंटल सरसों की खरीद की जाएगी, जिसका सरकारी मूल्य 4425 रुपए निर्धारित किया गया है। उप रजिस्ट्रार ईमीलाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में 16 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 11 केंद्रों पर खरीद शुरू कर दी गई है। 4 केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में है, जहां आवक के अनुसार खरीद शुरू कर दी जाएगी। बुधवार को जंक्शन, संगरिया और न्योल की मंडी में खरीद शुरू कर दी गई। खरीद को लेकर सोशल डिस्टेंस और राजफेड के नियमानुसार सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन में समर्थन मूल्य सरसों और चना की खरीद शुरू हुई है। इस मौके पर राजफेड के अधिकारी भी पहुंचे हैं और मंडी सेक्रेटरी हैं। सभी ने जो लक्ष्य दिया गया है राज्य सरकार का, कुल उत्पादन का 25% है, वो समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाना है, उसका शुभ मुहूर्त किया गया है। जिले में जो 16 थे सेंटर अपने, उनमें से 11 शुरू हो गए आज और बाकी 5 हैं वो रूरल एरिया के, उनमें उस क्षेत्र की आवक होगी, उसी हिसाब से वो भी आज शुरू हो जाएगी। समर्थन मूल्य 4425 रुपये सरसों का है और 4875 रुपये चना का समर्थन मूल्य है। आज संगरिया हनुमानगढ़ जंक्शन मुख्य रूप से शुरू किया गया है। एक ग्रामीण क्षेत्र में न्योल की शुरू हो गया है। 3 सेंटर आज शुरू। क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्रबंधक ने बताया कि राजफेड के नियमानुसार पंजीकृत हुए किसानों को बुलाकर सरसों की खरीद की गई है। प्रत्येक किसान को क्रमवार बुलाकर निर्धारित 40 क्विंटल की खरीद किसान से की जाएगी। प्रबंधक ब्रिजलाल जांगू ने बताया कि खरीद को लेकर 90 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन समय पर किसानों से खरीद का लक्ष्य रखा गया है ताकि समय रहते खरीद पूरी कर ली जाए और किसानों को भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो भी किसान पंजीकरण से वंचित है, वे नजदीकी ई मित्र पर जाकर खसरा, गिरदावरी और पासबुक के जरिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। समिति के पास हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन दोनों केंद्र समर्थन मूल्य सरसों खरीद के लिए मंजूर है जी। और इन दोनों केंद्रों के ऊपर सरसों जो है वो आज काफ़ी मात्रा में किसान लेके आए हैं, क्योंकि परसों जो हमारे पास लिस्ट आई थी राजफेड से, उसके अंदर उन्होंने ये निर्धारित कर दिया कि भी 6 तारीख को ये किस्त लगाएंगे। हमने सभी किसानों को कल सूचना दे दी दूरभाष से और वो सभी किसान आज अपनी अपनी सरसों लेके आए हैं। तो दोनों ही केंद्रों के ऊपर आज जो है वो द्रुत गति से सुबह 7 बजे ही हमने प्रवेश में इनके गेट पास बनवा के और प्रवेश मंडी में करवा दिया और हमने तोला गानका से जो हमारी सफाई चालू करवा दी, किसानों का तोल चालू करवा दिया। आज जो जंक्शन मंडी में जो शुभारम्भ हुआ है, इसके उपलक्ष्य में हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय श्री अमरलाल जी सारण, CL वर्मा मंडी समिति सचिव और हमारे समिति के GM और अन्य जो भी किसान बंधु थे या स्टाफ था, ये सारे हाजिर थे। अब मेरा किसानों से एक अनुरोध है कि काफ़ी किसानों के पंजीकृत टाउन और जंक्शन दोनों केंद्रों पे हो गए हैं, यानी लगभग 800 पंजीकृत हो चुके हैं। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सोशल डिस्टेंस की पालना में गोले बनाए गए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए साबुन, सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था भी की गई है। आज लगभग 10 किसानों को टोकन जारी किए गए थे और 5 किसानों के आगे हमने सरसों तोल ली गई है। सैनिटाइजर की, सोशल डिस्टेंसिंग की, सब तरह की व्यवस्था कर ली गई है। सब तैयारियां। सरसों और चना की सरकारी खरीद शुरू होने पर किसानों ने खुशी जताई। माणुका के किसान जालूराम सारण की सरसों की खरीद से शुरुआत की गई, लेकिन कोरोना महामारी के बीच खरीद पर सरकार की ओर से क्रेता पर लगाए गए 2% चार्ज को हटाने की मांग की गई है। किसान जालूराम का कहना था कि इसका सीधा भार किसान पर पड़ेगा। किसान यह चार्ज भुगतेगा, ऐसे में 2% कर को हटाया जाए। प्रथम डेयरी सरसों की आज लेके आया हूँ। सहकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण जो यहाँ वर्तमान में मौजूद है, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इन परिस्थितियों के अंदर इस केंद्र को शुरू करवाया। परचेजर से 2% कैसे से लिया जाएगा,
वो कटौती किसकी होगी? वो किसान की होगी। जो परचेजर हमेशा के लिए 100 रुपये बंदा माल लेगा तो किसान उस पर रगड़ा जाएगा। एक तो कोरोना ने मार दिया, दूसरा ये जो सरकार बार बार टैक्स लगा रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से प्रशासन से कि ये सरकार तक इस बात को अवगत कराए ताकि ये लगा हुआ टैक्स है 2% के बंद किया जाए। कोरोना महामारी के बीच हुए लॉकडाउन ने बहुत से लोगों की शादियों को पोस्टपोन करवा दिया और जो शादियां हो रही हैं वे बिना बैंड और रिश्तेदारों के ही संपन्न हो रही हैं। ऐसी ही शादी 2 कैंचे में आज संपन्न हुई। 29 को तय हरप्रीत सिंह का विवाह लॉकडाउन के खुलने के इंतजार में 6 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन जब लॉकडाउन नहीं खुला तो 6 मई को 3 लोगों ने जाकर यह विवाह की रस्म को पूरा किया है। हरप्रीत के पिता श्रवण सिंह ने बताया कि बाप बेटा और एक ड्राइवर गए और विवाह रस्म अदायगी के बाद बहू को घर ले आए हैं। उनतीस तरीक की जी। ठीक है 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਆਪ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ। 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਰੀ ਵੇਚਦੀ ਅਸੀਂ। ठीक ਤੇ है 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। हम्म, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ठीक है ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੰਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ हम्म, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗਏ 3 ਜਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ नहीं, आप अकेले करके गए। ठीक है कोरोना महामारी के बीच समाज सेवा में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे मक्कासर के अमित गोदारा भाईचारे की मिसाल दे रहे हैं। अमित गोदारा ने अपनी टीम के साथ 2 कैंचे पंचायत में जाकर रोजेदारों को रोजा इफ्तार करने के लिए फल, ठंडाई आदि वितरित की। बताया गया कि सामूहिक कार्यक्रम लॉकडाउन के बीच संभव नहीं है, ऐसे में रोजा इफ्तार के लिए घर घर जाकर सामग्री वितरित कर समाज में आपसी भाईचारे की दुआ की गई है। रमज़ान के अंदर रोज़ा इफ्तारी के लिए फल फ्रूट ठंडाई की बोतल समस्त रोज़ा रखने वाले 2 कैंची पंचायत में जो लोग रोज़ा रख रहे हैं मुसलमान भाई, उनके लिए इन्होंने रोज़ा इफ्तारी के लिए फल फ्रूट और ठंडाई वगैरह पेश की है। और ये एक भाईचारे का प्रतीक है। रमज़ान के महीने में आपस में मिलजुल के ईद भी भाईचारे का प्रतीक लेके आती है। और अमित जी ने और ईसु भाई ने इन सब ने मिल करके एक बहुत ही अच्छा और सहानुभूति और प्यार मोहब्बत जाहिर किया है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये प्यार मोहब्बत बना रहे और बीमारी से सफ़ा मिले सबको। ये हम सब की दुआ है। पावन महीने में मेरे और मेरे चाचा श्री अमित जी गोदारा के द्वारा कुछ जो 2 केंजे में जो मुस्लिम भाई हैं हमारे और बहनें हैं जिन्होंने रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा है और वो बाहर नहीं जा सकते, इस दौरान हमने उन तक एक हमारी छोटी सी पहल करके जो हमारा मक्कासर गौ सेवा दल है उसके द्वारा सहायता के साथ घर घर जाके उनको ये रोज़े के अंदर खाने वाले रोज़ा खोलने के लिए जो फल फ्रूट हैं वो सब वितरित किए गए हैं। और मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें और ये अमन चैन भाईचारा हम सब लोगों में बना रहे। शहर में राशन वितरण प्रणाली भी परेशानी का सबब बनती जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से राशन कार्डों से वंचित लोगों का सर्वे करवाकर उन्हें राशन किट उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में वंचित रह रहे परिवारों तक राशन पहुंचाने की मांग पार्षद द्वारा की जा रही है। राशन किट वितरण को लेकर आ रही परेशानी को लेकर पार्षद नगर परिषद पहुंच रहे हैं। टाउन के वार्ड 24 के पार्षद शेर सिंह, वार्ड 28 के मनोज सैनी और वार्ड 46 के प्रदीप कुमार आयुक्त से मिलने पहुंचे। पार्षदों का आरोप है कि एसडीएम की ओर से राशन किट वितरण को लेकर लगाए गए बीएलओ वार्ड में समय पर सर्वे नहीं कर रहे और न ही फोन उठाते हैं। ऐसे में जरूरतमंदों तक राशन नहीं पहुंच रहा, जिससे लोग परेशान हैं।
पार्षदों का कहना है कि जरूरतमंदों के लिए राशन का प्रबंध होना जरूरी है। मजदूर वर्ग के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। इस संबंध में आयुक्त का कहना था कि जिन लोगों के राशन कार्ड किसी योजना से जुड़े नहीं हैं, उन्हें राशन किट उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए बीएलओ को सर्वे के लिए लगाया गया है। वहीं नगर परिषद की ओर से भोजन का वितरण भी जरूरतमंदों में किया जा रहा है। पार्षदों के आरोप पर बीएलओ समय पर सर्वे नहीं कर रहे और फोन नहीं उठाते। इस पर आयुक्त का कहना था कि मेडिकल डिपार्टमेंट ने भी बीएलओ को नियुक्त किया है। ऐसे में यदि कहीं शिकायत मिल रही है तो उसकी जांच की जाएगी। मेरे वार्ड नंबर 26 में जो खाद्य सामग्री जो जरूरतमंद परिवारों को जिनका नाम किसी भी सूची में नाम नहीं है, उनको दिलवाने के लिए मैं नगर परिषद से तरफ से हमारे जो कर्मचारी लगाए गए थे डीएसओ विभाग से, नगर परिषद विभाग से लगाए गए थे रिसोर्स पर्सन, वो आज तक फ़ोन नहीं उठा रहा और न भी कभी वार्ड में आज तक गया। और मैंने कई दिन पहले एसडीएम साहब इस बात से अवगत कराया था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। एसडीएम साहब ने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन भी उसने नहीं उठाया। उसने आज तक हमारे वार्ड में कभी न गया न कभी आया। और अब साहब ने कहा कि भी इसकी व्यवस्था हम करेंगे, किसी अन्य कर्मचारी ड्यूटी लगा करके उनका वितरण करेंगे। और मैंने तो अपने स्तर पर वार्ड के सहयोग से, लोगों के सहयोग से उन लोगों को भोजन की व्यवस्था की, उनको राशन मैंने उपलब्ध करवाया। अब तक सोच रहा हूँ भी उनको उसकी उपलब्धता उनको मिल जाए, उन राशन को उचित मूल्य। मैं पहलों खाना असी अपनी रसोई तो चलाते रहे हैं, खाना वंडते रहे हैं जरूरतमंद परिवारों को। मेरे वार्ड के घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 परिवार गरीब आ। उन्होंने वास्ते असी किट्टां दे वास्ते कहा सी जो जरूरतमंद आ उन्होंने किट्टां दित्तियां जाण। नगर परिषद दा भी असी आए सीगे, बीओ दे नंबर ला रखी है ड्यूटी। बीओ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਠਾਉਂਦੇ, और जे ਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਸਰਵਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, अजे तक सानू कोई सुविधा नहीं मिली किट दी। मेरे द्वारा जो राजस्थान सरकार द्वारा राशन किट की वितरण करा था, उसमें मेरे को जो बीएलओ थे उसकी लापरवाही से मेरी किट बंटने में देरी हुई है। उसके बाद जो सेकंड बीएलओ लगाया उनकी जगह तीसरा बीएलओ जो या टीचर वगैरह लगाया है, उसमें 46 किटें वितरित करी हैं। और 211 परिवार ऐसे हैं जिनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ कमाते थे, अब उनके भूखे मरने के दिन आ गए हैं। लॉकडाउन 0.3 में दी गई छूट में लोग अपने घरों से बाहर निकले और लॉकडाउन की पालना करें। इसके लिए जंक्शन पुलिस व ट्रैफिक पुलिस की ओर से टाउन जंक्शन रोड पर नाकाबंदी करते हुए नियम विरुद्ध चलने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। यातायात प्रभारी अनुज जिंदा ने बताया कि ऑरेंज जोन के मुताबिक 2 व्हीलर 4 व्हीलर को लेकर दी गई छूट और मास्क आदि को लेकर पालना करवाई जा रही है। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए 03 में जो परमिशन दी गई है उसके अनुसार देखा जा रहा है कि आज यहाँ जो ग्रीन जोन है, अलग अलग डिवाइडेशन किया गया। ग्रीन जोन है, रेड जोन है और यहाँ ऑरेंज जोन है। हनुमानगढ़ को ऑरेंज जोन में रखा गया है और जो लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, उनके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं और समझाइश भी कर रहे हैं कि आप लोग अनावश्यक रूप से नहीं घूमें और घर पर रहें ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। इसके अलावा मास्क और लगाए जाने तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने के लिए भी हम समझाइश कर रहे हैं और ताकि उनका परिवार तो इसमें छूट जैसे पहले जो लॉकडाउन पूरा था, अब उसमें छूट दी गई है कि मोटरसाइकिल पे एक सवारी रहेगी और जो कार है या जीप है उसमें 3 का रेशो रखा हुआ है। उसके अनुसार देख रहे हैं, अगर ज़्यादा है तो उनको पूछ रहे हैं किस कारण से रखा हुआ है। कोई मरीज़ भी है, उनको भी समझाइश कर रहे हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर जो छूट दी गई है, 4 व्हीकल के अंदर 3 आदमी से ज़्यादा, 2 मोटरसाइकिल वगैरह पे 2 से ज़्यादा न हो,
मास्क लगे हुए नहीं हो, इस प्रकार के व्हीकलों को चेक करते हैं जी। और जो इसका उल्लंघन कर रहा है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे नर्सेज एसोसिएशन सदस्यों द्वारा नर्सेज के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर कार्रवाई की गई है। बताया गया कि टिब्बी में और भूकरका सीएचसी की नर्सेज को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में एएसपी जसाराम बोस को ज्ञापन के जरिए पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की गई। इसमें बता रहे कि संजय अपना भी बनी नहीं है और वो परिवार है जो गाँव से टीबी में दुर्व्यवहार किया गया सरपंच द्वारा और अन्य व्यक्तियों द्वारा। उनकी शिकायत को लेके हम आज यहाँ पे आए हैं एसपी कार्यालय में। एसपी साहब से मुलाकात हुई थी और जसराम जी से मुलाकात हुई है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि उन पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके और संगठन को अवगत करवाएंगे। वो टीबी में है, वो जो मीडिया में जो वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें मरीज सड़क से बाहर लेटा हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं है। उसके बारे में ये कह रहे हैं भी आपने इलाज नहीं किया, आपने ये कर दिया, आपकी मानवता खत्म हो गई, आपकी ये हो गई, जिसमें हमारा स्टाफ का कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। दूसरा भोकरका में है जो सब स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र पे एनम है, सरपंच उसको अपने बुलाता है पंचायत घर में और वहाँ उनको बाहर निकलने के लिए धमकाता है। समाज के असहायों के लिए सहारा बन रहा है यूथ क्लब राजस्थान। यूथ क्लब की टीम उनके लिए काम करती है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, या यूं कहे कि जिन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही एक बेसहारा के लिए यूथ क्लब सदस्य आज सहारा बने और ब्रिज के नीचे करीबन 1.5-2 वर्षों से रह रहे बेसहारा बुजुर्ग को पहले नहलाया और फिर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। समाज में हर तरह के लोग होते हैं जिनका या तो इस दुनिया में कोई सहारा ही नहीं होता, तो वे लोग उम्र के साथ साथ असहाय भी हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का इस दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद वे बेसहारा हो जाते हैं। ऐसे ही असहाय और बेसहारा लोगों के लिए यूथ क्लब राजस्थान की टीम अपनापन लेकर उनका सहारा बनी है, जिसका उदाहरण बुधवार को देखने को मिला। दरअसल जंक्शन ओवरब्रिज के नीचे पिछले 1-1.5 साल से एक बुजुर्ग आश्रय लिए हुए है। आसपास के लोगों द्वारा उस बुजुर्ग को खाना दिया जाता है। बताया गया कि ओवरब्रिज के नीचे एक टेलर की दुकान है जो उस बुजुर्ग की संभव सहायता करता है। अब बुजुर्ग बीमार भी है और असहाय भी। ऐसे में इसकी सूचना जंक्शन पुलिस को दी गई। जंक्शन पुलिस के एएसआई शंभुदयाल मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग की सहायता के लिए यूथ क्लब की टीम को सूचना दी गई। बुधवार सुबह पहुंचे यूथ क्लब की टीम द्वारा पहले इस बुजुर्ग के नहाने का प्रबंध किया गया। खुद युवाओं ने उस बुजुर्ग को नहलाया और फिर उनके लिए नए कपड़ों का प्रबंध किया। राम सेवक नामक के इस बुजुर्ग को खाना खिलाकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यूथ क्लब सदस्यों ने बताया कि बातचीत में पता चला है कि यह बुजुर्ग दिल्ली से यहां आया है। इनके कुछ रिश्तेदार आईटीआई तो कुछ सुरेशिया में बताए जा रहे हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और करीबन 1-1.5 साल से यह बुजुर्ग ओवरब्रिज के नीचे ही आश्रय लिए हुए हैं। सुबह एएसआई शंभुदयाल जी का कॉल आई थी कि एक अपने जो अंडर ब्रिज है उसके पास एक बुजुर्ग है, काफ़ी टाइम से बैठा है, 2-2.5 साल के बता रहे हैं। तो इसे क्या काफ़ी टाइम हो गया कि थोड़ा इसको खुद संभालने वाला भी नहीं है। तो आज सुबह के यूथ क्लब की टीम यहाँ आई उनके सूचना पे, तो इनको सुबह से नहलाया है थोड़ा और अभी हॉस्पिटल पहुँचाना है इनको। तो ये अपना नाम राव सेवक बता रहे हैं। वैसे हमने जब थोड़ा बातचीत की इनसे तो बताया कि दिल्ली के रहने वाले हैं और सुरेशिया में कोई रिलेटिव है इनके और आईटीआई में कोई रिलेटिव है इनके। तो यहाँ कैसे आई, क्या बताया इन्होंने? ये कह रहे थे कि यहीं रहता हूँ आईटीआई में, काफ़ी टाइम पहले आए थे और इनके रिलेटिव एक सुरेशिया में एक आईटीआई में और खालसा स्कूल के पास इनको कोई साधु है, कोई रहते हैं। इनसे संपर्क किया हमने तो मिले नहीं, अभी तक कोई कॉल कर रहे हैं। आज जब हम उनसे आके मिले शंभुदयाल जी की सूचना के बाद, तो उन्होंने बताया कि इनके पास आधार कार्ड भी है, बैंक कॉपी भी है और राशन कार्ड भी है और ये अपना राम सेवक बता रहे हैं। तो
सामने जो टेलर अंकल हैं वही काफ़ी टाइम से इनकी देखभाल कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, इनका इलाज वगैरह करवाएंगे? हाँ जी, अभी इनको हॉस्पिटल ले जाना है, अभी कॉल किया है, गाड़ी आ जाएगी, फिर उनको लेके जाएंगे। यूथ क्लब राजस्थान के नाम से हमारी संस्था है, तो काफ़ी टाइम से ऐसी जो ज़रूरतमंद है ऐसे लोग हैं उनकी काफ़ी टाइम से सहयोग है। घग्गर बहाव क्षेत्र में शहर के गंदे पानी की निकासी के साथ लगाया गया बंधा टूटने से किसानों की फसल खराब हुई है। पीड़ित किसान नगर परिषद पहुंचे और किसानों ने नुकसान की भरपाई की मांग की। इस संबंध में सहायक अभियंता बंदा सिंह का कहना था कि तेज अंधड़ और बारिश के कारण घग्गर बहाव क्षेत्र में लगाया गया अस्थायी बंधा टूट गया, जिससे किसानों की पशु चारे के लिए लगाई गई फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसका सर्वे करवा लिया गया है। तीन 5/2020 को शाम के समय जो शहर का गंदा पानी है हमारे खेतों की तरफ पानी को स्टॉक किया है, उसका बंधा टूटने से हमारी जो फसलें थी पककर तैयार थी, मक्की या हरे चारे की फसलें थी, वो बंधा टूटने से सारी डूब चुकी है। तो हमने प्रशासन को इस अवगत करवाया कि आके आप हमारे ये नुकसान हुआ है जो इसको देखो। प्रशासन ने मौका देखने के बाद हमारे को विश्वास दिलवाया है कि जो इसका उचित मुआवजा होगा हम आपको देंगे। 3 तारीख को अचानक आंधी, बारिश और ज़्यादा तूफान आने की वजह से वो जो अस्थायी बंदा नगर परिषद गंदा पानी इकट्ठा करने के लिए हम लगाते हैं, वो बंदा टूट गया। आंधी की वजह से उसमें नुकसान हो गया, आंधी के कारण बंदा टूट गया था। हाँ, उसका मौका निरीक्षण कर लिया गया है जी। उसमें कुछ काश्तकारों की चारा उगाया हुआ था, फसल खड़ी थी, उनका नुकसान हुआ। मजदूरों को घर भेजने के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर से 16 मजदूरों का काफिला मंगलवार देर शाम को हनुमानगढ़ पहुंचा। 16 मजदूर बिना सोचे समझे हजारों किलोमीटर के सफर के लिए पैदल ही रवाना हो गए। दरअसल 16 मजदूर यूपी के गोरखपुर के लिए पैदल श्रीगंगानगर से निकले थे। बताया जा रहा है कि ये मजदूर श्रीगंगानगर शुगर मिल में काम करते थे। रोजगार नहीं मिलने के कारण श्रीगंगानगर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो वहां से पैदल ही रवाना हो गए। ऐसे में कोहला के पास नागरिकों की सूचना पर पुलिस ने इन्हें पकड़ा और जांगीर धर्मशाला में ठहराया है। अब जिला प्रशासन की ओर से इनके लिए गोरखपुर जाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। इस टाइम हम टाउन जांगीर धर्मशाला के अंदर खड़े हैं, जहां पर 16 मज़दूर हैं जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। वो इनको यहां पे रोका गया है। ये मज़दूर जो हैं कल गंगानगर से पैदल ही अपने गोरखपुर के लिए निकल पड़े थे, जिनको गंगानगर से पैदल ही हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां इनको यहां पर आज शाम को ही प्रशासन ने इनसे पूछताछ की और इनको यहाँ जांगीर धर्मशाला में रुकाया गया है। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये मज़दूर जो हैं, जहाँ सरकार ने व्यवस्था कर रखी प्रशासन के लिए गृह क्षेत्र में जाने के लेकर सरकार ने व्यवस्था की है, अपने ही खर्च पे इनको भेजा जाता है इनके ही गृह क्षेत्र में। तो इनसे बात करते हैं, क्या इन्हें इन प्रकार की जानकारी नहीं है या ये किस तरह यहाँ पैदल ही निकल पड़े थे? 21 मार्च को के मलकाना खुर्द केसरी सिंहपुर स्टेशन पे हम लोग पहुँचे। वहाँ 12 बजे रात में लॉकडाउन लगने के वजह से हम लोग वहाँ से जो है पुलिस स्टेशन मास्टर ने बोला कि यहाँ तुम लोग अगर जो मेरा 5 बजे तक मेरा अधिकार है स्टेशन पर रोकने का, उसके बाद 7 बजे लॉकडाउन और कर्फ्यू लग जाएगी तो पुलिस प्रशासन तुमको डंडा मारेंगे। तो हम लोग वहाँ 5 बजे तक रुके रहे और उसके बाद से पुलिस प्रशासन आई, वो डांटी कि चले जाओ, नहीं तो डंडा दूसरी पुलिस आती है तो मारेगी। तो इसी वजह से हम लोग वहाँ से भगे। 22 मार्च को रात में 12-1 बजे तो हम लोग 7ZW में पहुँचे। वहाँ हम लोग 2-4 रोज इधर उधर भट्टे और अन्य जगहों पर समय गुजारे। उसके बाद से इधर उधर भटक रहे हैं हम। इसके बाद हम लोगों को कोई प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं मिली इसी तरह से। तो अभी कहाँ रुके हुए थे? इस समय तो रुके थे हिरनावाली में। अच्छा, पीछे कहाँ से आ रहे थे पैदल? पीछे तो हम आए थे 10 थी गंगानगर से। अच्छा, तो अगर गंगानगर से आप लोग पैदल निकले तो कहाँ जाने के लिए निकले हैं? हम तो निकले थे जो है जाने के लिए वापस, लेकिन वहाँ से फिर डर गए, हम लोग गए नहीं कहीं जी। 7Z में रुक गए। वहाँ से कोई सरपंच ने हम लोगों को खिलाना पिलाना के लिए 500 रुपया दिए और वही खाए। और उसी दिन से 1-2 दिन के बाद
एक दो रोज़ काम लगा, उसके बाद से खाए पिए एक आधा 2000 रुपया कमाए, उसके बाद से इसी तरह से किसी तरह से काम हम लोग का निकलता रहा जी। और बाकी कोई हम लोगों का बाकी व्यवस्था नहीं बनी। तो इसके वजह से हम लोग इंतज़ार करते करते हम लोगों को 44 दिन होने पर हम लोग कोई पुलिस प्रशासन या कोई आदमी का व्यवहार बात नहीं मिला, तो हम लोग इसी वजह से वहाँ से छोड़ करके पैदल अपने यूपी उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के से हम के तरफ निकलने का कोशिश किए। तो रास्ते में 3 जगह पुलिस प्रशासन मिली, तो एक पुलिस प्रशासन में दीवान जो है वो बोला कि अगर जो कोई आदमी कोई पुलिस प्रशासन मिलती है तो बोल देना कि हम लोग खेत के रास्ते निकले हुए हैं, ये मत बोलना कि पुलिस मिली है। और जो है दूसरी जगह मिली तो हम लोगों को पूरे नाम, उम्र, पता दर्ज किया, बोला कि आधे घंटे में तुम लोगों की कोई व्यवस्था होती है, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन को कोई व्यवस्था नहीं किया। उसके बाद इस जो है जागीर धर्मशाला के पास एक हनुमानगढ़ में हम लोग पहुँचे, तो यहाँ रुके तो पुलिस प्रशासन को बुलाए। आया हम लोग कल से लोग खाने पीने और रहने का व्यवस्था मिला जी। बस यही सेवा हम लोगों का मिल रहा है। बस कोई आगे कुल मिला के क्या है कि इनको जानकारी नहीं थी कि सरकार के द्वारा भी कोई व्यवस्था की जाती है अपने ही गृह क्षेत्र में जाने को लेकर। इसी अनजान के कारण ये लोग क्या है कि पैदल ही गंगानगर से निकल पड़े गोरखपुर के लिए। हमारे साथ और भी हैं मजदूर, हम इनसे भी बात करना चाहते हैं। यहाँ के प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि घर चले जाएं अपना, बस जी। हाँ जी, हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, इधर उधर पैदल कैसे जाएंगे जी जी। हाँ, यही चाहते हैं हम लोग अपने घर चले जाएं, बाल बच्चा में रहें जी। जी ठीक है जी। जी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से गोरखपुर कितने किलोमीटर है? यहाँ से लमसम 1200-1300 किलोमीटर पड़ेगा जी। अच्छा। हाँ जी, यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर पैदल कैसे हम जाएंगे जी। हाँ, तो हमारे घर का बच्चे भी रो रहे हैं जी। ठीक है जी। तो ये तो थे यहाँ के जो गंगानगर से आए हुए मजदूर हैं, जो 16 मजदूर थे। वो लोग यहाँ पर आके यहाँ पर टाउन जांगीर धर्मशाला में इनको रुकवाया गया। यहाँ पर जहाँ रुकवाया गया, यहाँ पर जो है यहाँ के जो इंचार्ज हैं ये मैडम हैं, हम इनसे भी बात करें कि ये मैडम यहाँ पे जिन 16 मजदूरों को रुकवाया गया इनके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है? रात को 8 बजे मेरे पास कॉल आया था, इस प्रकार की 16 मजदूर है वो आपकी कोला में रुके हुए हैं। चूँकि मैं यहाँ PO भी हूँ और ये जो कोरोना-19 का सारा काम है ये मुझे यहाँ दिया गया है। मैंने अपना दायित्व पूरा करते हुए 8 बजे इनके पहले स्कूल में व्यवस्था देखी, परंतु एक दिन पहले ही यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया था, उस कारण स्कूल में काफ़ी अव्यवस्था हो गई थी। जो पेड़ गिरने के कारण बिजली व्यवस्था भी और पानी की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, तो उसी समय चूँकि यह व्यवस्था हमने पहले ही बना रखी थी कि अगर विद्यालय में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका अल्टरनेट हमें पहले एडवांस रखना है। तो हमने आशीर्वाद पैलेस और जांगीर धर्मशाला को पहले हायर कर लिया था, लेटर के द्वारा इनसे परमिशन ले ली थी कि अगर हमें कोई इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी तो हम आपकी हेल्प लेंगे, और उन्होंने सहर्ष से इस चीज़ को स्वीकार किया था। और उसी समय मेरे पास व्यवस्थापक श्री कृष्ण जांगीर जी का कॉन्टैक्ट नंबर था, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, वो 5 मिनट के अंदर उन्होंने सारी यहाँ व्यवस्थाएँ कर दी। और स्कूल से हमने जो गद्दे वगैरह इनके लिए पहले से ही एडवांस व्यवस्था थी वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और इनको सरपंच महोदय द्वारा खाने की और यहाँ जो भी अन्य व्यवस्थाएं वो उपलब्ध करवाई गई, साथ के साथ ही और सुबह से इनके चाय पानी नाश्ते वगैरह की व्यवस्था हो रही हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ डेरा राधा स्वामी डेरे को, जिन्होंने अभी आज का दिन का खाना और कल के दिन का खाने की इनकी व्यवस्था करने का हमें निर्देश दिए हैं कि हम इनकी व्यवस्था कर देंगे। और इसके अलावा अगर अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है तो जन सहयोग से, और हम अन्य किसी भी अगर प्रशासन सहयोग करे तो अच्छा है, लेकिन अगर प्रशासन इसमें खाने पीने में अगर नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन और साथ में ग्रामवासी है वो इसके लिए तैयार हैं। ऐसी कोई इनको यहाँ जब तक यहाँ रहेंगे तब तक हम इनको कोई भी किसी प्रकार की कोई भी नहीं आने देंगे कोई समस्या। मैडम, इनके वापस जाने को लेकर गोरखपुर जैसे बता रहे हैं, वहाँ इसके लिए कोई प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई? प्रशासन अभी मेरे साथ कांटेक्ट में है और अपनी तरफ से वो बार बार जो भी ऑनलाइन इनका अभी जस्ट ही ऑनलाइन इनका आवेदन किया गया है। और चूँकि 1160 किलोमीटर का डिस्टेंस गोरखपुर का है,
तो इतना डिस्टेंस में जल्दी से कोई साधन जाना पॉसिबल नहीं है। परंतु कोई अन्य जैसे एक बस पूरी जाए और कोई और भी लोग जैसे इनके जैसे और भी फंसे हुए हैं और उन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया हो, तो प्रशासन का ये मकसद है कि उनको साथ में ही एक ही साधन में भेज दिया जाए। अगर एक ही जगह पर है, इनको क्वारंटाइन का पूरा या फिर इनको जो भी इनकी मेडिकल चेकअप करने के, ताकि ये स्वस्थ हैं और इस आधार पर उनको सब एक साथ भेजा जा सके, ऐसी कुछ प्रशासन की मंशा है। और वो करने में सुबह से बार बार प्रशासन के फ़ोन आ रहा है, कभी SDM सर का, कभी तहसीलदार जी का, कि इनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जल्दी से जल्दी करने की प्रशासन की मंशा है। ये थे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर प्रभारी ने जानकारी दी। मैं ये भी बात करना चाहूँगा, कुल मिला के क्या है कि यहाँ के जो गंगानगरी जो मजदूर हैं, इनको जानकारी नहीं थी कि इस तरीके की सरकार भी कोई योजना चला के हम लोगों को अपने गृह क्षेत्र में भेजा जा रहा है। ये जानकारी नहीं होने के कारण ये मजदूर वहाँ से पैदल ही निकल पड़े थे गोरखपुर के लिए। और मैं अपनी तरफ से भी ये भी लोगों से भी निवेदन करूँगा, सामाजिक संगठनों से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के अगर आसपास मजदूर कहीं बाहर के लोग आपके ज़िले में या रुके हुए हैं, तो अगर उनको जानकारी नहीं है तो आप भी अपने माध्यम से उनको जानकारी दें, ताकि उन तक जानकारी पहुंच सके और वो सरकार के माध्यम से अपने गृह क्षेत्र में पहुंच सकें। मैं कैमरामैन चेयरपर्सन के साथ प्रदीप पाल, स्काई चैनल नेटवर्क, हनुमानगढ़। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।